देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर यहाँ आए थे, ठीक है ना। फिर फॉरेनर यहाँ पे जो आए थे उन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की, फिर उनके बीच में कंपटीशन हुआ, राइवलरी हुई, तो एक दूसरे को हराया। उसके बाद अब क्या हो गया, बाद में ब्रिटिश ही अकेले रह गए थे ना, तो कुछ बची कुची थोड़ी सी रह गई थी। अब देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश अपना कब्ज़ा जमाते बंगाल पे, बंगाल से फिर करेंगे आगे पीछे, फिर जाएगा पूरा इंडिया में, वो कैसे मराठा को हराते हैं, कैसे वो मैसूर को हराएंगे, ठीक है ना, कैसे वो पंजाब को हराएंगे, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने बंगाल को हराया, ठीक है। बंगाल काफ़ी रिच प्रोविंस था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेड और कॉमर्स था उसका। ट्रेड ने पहली फैक्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश की थी, कहाँ पे, रिवर हुगली के बैंक में, यानी किनारे में, ठीक है। सुल्तान शाह शुजा ने उनको अनुमति दी थी और उनको 3 की ज़मींदारी दी थी, किसकी, सुल्तानती कालिका और गोविंदपुर। पूछेंगे, ठीक है, कौन सी 3 ज़मींदारी दी गई थी। ज़मींदारी मतलब वहाँ से अब वो ज़मींदार उनसे पैसे लेंगे, किससे, किसानों से, ठीक है। वो उगाएंगे, इनको आधा हिस्सा या जितना भी ये बोलेंगे उतना हिस्सा देंगे। 1698 को याद रखना ये, ठीक है। अच्छा, औरंगज़ेब ने फरमान इशू की, ये चाहती थी कंपनी की औरंगज़ेब फरमान इशू करे ताकि उनको कोई भी ड्यूटी मतलब टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। 1717 में फ़ारूक सयार ने काफ़ी ज़्यादा इनको प्रिविलेजेस दी, किसको, इंग्लिश की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये आप कुछ भी बाय और सेल कर सकते थे बंगाल में, कुछ भी टैक्स दिए बिना, यानी कस्टम होता है, टैक्स होता है, ठीक है। दे बिकम टू फ्री कैरी गुड टू एंड फ्रो इन बंगाल, ये बंगाल से कुछ भी ला सकते थे और कुछ भी बेच सकते थे। अच्छा, बंगाल को तब कौन रूल कर रहे थे, अलीवर्दीन खान, वो इनकी एक्टिविटी को बिल्कुल क्लोज से देख रहे थे। अच्छा, अलीवर्दी खान डाइड हो गए 1756 को। अब उनके साथ कौन आया, उनका ग्रैंडसन आया, ग्रैंडसन मतलब पोता आया, सिराजुद्दौला। यह भी यंग था, ठीक है, और ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस नहीं था और बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता था, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इंग्लिश ने तो देखा कि ये बड़ा ही अच्छा टाइम है, इसे अब क्वालिटी के सामने इंटरफेयर करना चाहिए, और अब क्या करने लगे, वो फोर्ट विलियम को किलेदारी करने लगे, ठीक है। और उन्होंने कैनन्स गन ऊपर अपने किले पे रख दी। अब जैसे इसको पता लगा सिराजुद्दौला को, इसने क्या कर दिया, कहा अंग्रेज़ को कि आप किलेदारी अपनी बंद करो, और जब उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, तो क्या उन्होंने रिफ्यूज़ किया इसके ऑर्डर को। नवाब ने 30,000 सोल्जर भेजे और कलकत्ता को घेर लिया, और जो कंपनी के ऑफिशियल थे उनके हथियार छीन लिए, ठीक है। और क्या हो गया, इंग्लिश की शिप को भी हथियार लिया। सिराजुद्दौला प्लेस कलकत्ता अंडर द चार्ज ऑफ मानिक चंद, मानिक चंद को चार्ज देके वो वापस से मुर्शिदाबाद चला गया जहाँ वो बैठता था। अब क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव था, उसने देखा कि हमारा जो फोर्ट विलियम है वो गिर गया है, वो मद्रास से आया फटाफट वहाँ से, और एडमिरल वाटसन को भी लेके आ गए, ठीक है, लड़ने के लिए। पहले वो आया, उसने क्या किया, मानिक चंद को अपनी साइड किया, किसको किया, और नवाब के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता को भी अपने साइड कर लिए, जिसका नाम है मीर जाफ़र। कमांडर इन चीफ, ये कौन था, मीर जाफ़र कमांडर इन चीफ। जगन्नाथ सेठ काफ़ी बड़ा बैंकर था, मतलब होते ना बड़े बड़े सेठ, वो था, उसको भी अपने अंडर ले लिया। अब वो सिराजुद्दौला को क्या हटाने के लिए तैयारी हो गई थी उनकी सबकी। अब क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई, क्या हुई, डेट इंपॉर्टेंट, 23 जून 1757 को। नवाब की आर्मी, कौन सी नवाब की आर्मी, जो सिराजुद्दौला की थी, उसकी आधी आर्मी ने क्या किया, हिस्सा ही नहीं लिया। क्यों, क्योंकि मीर जाफ़र ने पहले से ही क्या कर दिया था, आर्मी को, वो कमांडर इन चीफ था ना, तो मना कर दिया था। तो इसी तरीके से मीर जाफ़र को मार दिया उन्होंने, सिराजुद्दौला को मार दिया, और मीर जाफ़र को क्या बना दिया, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। तो मीर जाफ़र ने उनको 24 डिस्ट्रिक्ट्स थी बंगाल की, उसकी क्या दे दी, ज़मींदारी, और फ्रेंच को भी वहाँ से हटा दिया, ठीक है। उनकी जितनी भी प्ले वो थी, जो भी उनके ऑक्यूपेशन थे वो भी इनको दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये पहली विक्ट्री थी इंग्लिश की इंडिया में,
याद रखना, बैटल प्लासी पहली विक्ट्री थी, ठीक है। और अब वो मोनोपोली उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी बंगाल में, और उन्होंने फ्रेंच और डच को भी निकालना स्टार्ट कर दिया। अब जो मीर जाफर जो उन्होंने राजा बनाया, उनके हाथ की एक कठपुतली बन के रह गई थी, समझ गए। अब वो अंग्रेज़ आस्ता आस्ता पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने लगे। अच्छा, अब वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गए क्योंकि बंगाल काफ़ी रिच था तब। अब इसके आगे एक और बैटल होगी, बैटल ऑफ बक्सर। मतलब अब बक्सर में लड़ाई पहले कब हुई थी, कहाँ लड़ाई हुई थी, प्लासी में। अब क्यों होगी देखना। अब तो नवाब उनका मीर जाफर तो पपट था, लेकिन उनकी डिमांडें बढ़ती ही जा रही थी अंग्रेज़ों की। तो वो मीट नहीं कर पाया। उसने क्या किया, मीर कासिम को अब बना दिया। मीर कासिम किसका था, उसका दामाद था, किसका, मीर जाफर का। मीर कासिम ने उनको ज़मींदारी किसकी दे दी, बुर्दवान की, मदीनापुर की और चिटोंगोंग डिस्ट्रिक्ट की भी उनको ज़मींदारी दे दी, किसको, अंग्रेज़ों को। और कहा कि कंपनी को हम फाइनेंशियली भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे जब वो साउथ में कब्ज़ा करने जाएंगे, ठीक है। अब मीर कासिम ने क्या किया, वो उसने देखा कि ये अंग्रेज़ हमारी पॉलिटिकल में डिस्टर्बेंस कर रहे। उसने क्या कर दिया, जहाँ वो पहले मुर्शिदाबाद में बैठता था, अब कहाँ चला गया, मुंगेर में चला गया, ताकि उनकी कोई भी इंटरफेयर ना हो। अब अपनी आर्मी को भी मॉडर्न टेक्निक से ट्रेंड करने लगा। उसने इंटरनल ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन क्या कर दी, लगा दी, और जितनी भी ड्यूटी थी वो क्या कर दी, हटा दी, ताकि अंग्रेज़ों को और इंडियंस को इक्वल मौका मिले ट्रेड करने का। इंग्लिश जो इंग्लिश थे वो इसे सतर्क हो के, ठीक है। अब क्या हुआ, मीर कासिम भी डिफीट कर दिया गया, किससे, अंग्रेज़ों ने उसको भी डिफीट कर दिया गया। अब वो अवध में भाग गया। कहाँ भाग गया। अब क्या हुआ, उन्होंने अलायंस बनाई, किन्होंने, मीर कासिम ने बनाई, सिराजुद्दौला ने बनाई, और नवाब ऑफ अवध ने क्या बना दी, अलायंस। अलायंस मतलब हाथ जोड़ दिए साथ में कि अब हम अंग्रेज़ों को हराएंगे। कौन कौन, सिराजुद्दौला, ठीक है, नवाब ऑफ अवध और आलम शाह सेकंड। आलम शाह सेकंड कौन था, मुगल एम्परर था। अच्छा, अब ये इंग्लिश से लड़ने के लिए आए। इंग्लिश को कौन कर रहा था, मेजर मुर्नो लीड कर रहे थे बक्सर में। अब बक्सर में की लड़ाई याद रखना कब हुई, 22 अक्टूबर 1764 को, और इन्होंने इंडिया को हरा दिया, और उनको क्या, मीर कासिम को क्या कर दिया, बंगाल से एक्सपेल्ड कर दिया गया, समझ गया। मीर जाफ़र को वापस से क्या बना दिया गया, नवाब ऑफ बंगाल, समझ गया। मीर जाफ़र को वापस से बंगाल बना दिया। अब कहा कि आप हमें 5 लाख हर महीने दोगे, आया समझ। अब इन्होंने जैसे बैटल बक्सर से क्या साबित हुआ कि अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा सुपर पावर बन गए थे। अब उनके अंदर कौन सा आ गया था, बंगाल आ गया था, बिहार आ गया था, और उड़ीसा भी उनके क्या आ गया था, अंडर आ गया था। अब उनकी टेरिटरी कहाँ तक फैल गई थी, इलाहाबाद तक उनकी टेरिटरी फैल गई थी, समझ गए। अब इंग्लिश तैयारी करने लगे थे किसको, मराठास को हराने के लिए, क्योंकि मराठास भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे, आया समझ। तो अब उसको भी हराया था, मुग़ल एम्परर को भी हराया था, शाह आलम सेकंड को। अब उसने क्या कहा कि जो कंपनी है वो दीवान ऑफ बंगाल बन चुके। दीवान मतलब कि इसका मतलब है कि जितना भी अब वहाँ का पैसा इकट्ठा होगा, अब वो कंपनी को फाइनेंस, अब कंपनी को ही जाएगा, कहाँ का, बंगाल का, समझ गए। अब उनके जो एक्सपेंस होते थे, कौन से, उनके जो खर्चे होते कॉटन लेने का, सिल्क लेने का, और कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करने का, अब वो इसी से ही मेट होने लगा, किससे, दीवान, जो दीवानी दी गई। दीवानी मतलब अब इनके रेवेन्यू इनके हाथों में है, अब जो भी कमाई होगी वो यही लेंगे। अच्छा, इसका मतलब अब पूरी पावर और फाइनेंस किसके अंडर आ गई, अंग्रेज़ों के अंदर, कंपनी के अंदर, और उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लोगों के देखने के लिए। नवाब ऑफ बंगाल को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन लोगों को देखो, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। इसको क्या कहते हैं, ड्यूल गवर्नमेंट। एक के हाथ में पावर और पैसा, और दूसरे के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन और पैसा कोई नहीं। इसको हम बोलते हैं ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि 2 बंदे राज कर रहे थे, एक पास पैसा था, पावर था, और दूसरे एक पास पैसा था
और फाइनेंस था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। दूसरे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन पैसा नहीं था। अब इसकी वजह से देखो क्या होगा, ये लोगों के लिए बड़ी घातक साबित हुई। क्या हुआ 1970 में क्या हुआ, एक अकाल आ गया। इसमें से 1/3 पॉपुलेशन यानी कि 33% लोग बंगाल के मारे गए। अब ड्यूल सिस्टम को हटा दिया गया कब, 1772 में। याद रखना फेमाइन कब आया था, 1970 में। चलो आज इतने ही रखते हैं, ठीक है।